तो देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलविदा कह रहा है। आज 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और बैठक में दी जाएगी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वे लंबे समय से बीमार थे। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही आज होने वाले सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचे और उसके बाद सीधे मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित मनमोहन सिंह के आवास गए। मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल ने लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। तमाम शोक संवेदनाएं मनमोहन सिंह के लिए हर तरफ से आ रही हैं। कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग रद्द कर दी गई है और कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने मनमोहन सिंह के निधन पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। Manmohan Singh is a real icon of the Congress party and the country. Basically, a post-independent hero. Manmohan Singh's vision and his ability to govern the country, everybody witnessed. Country lost a greatest of his son. Congress party lost one of his most prominent leader who make this party to the grassroots, to the uplift of the grassroots of the people. Sir, as an economist, how was as a minister was under Certainly Manmohan Singh ji actually changed the scenario of Indian economic situation. Has been cancelled for 7 days. हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और आमोद राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगियों का वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। आमोद के पास सबसे पहले जाएंगे। आमोद, आज सरकार की तरफ से क्या घोषणाएं की गई हैं और जो कार्यक्रम थे, कौन कौन से कार्यक्रम सरकार ने रद्द करने का ऐलान किया है? देखिए, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक कल ही रात में घोषणा कर दिया गया था और ये अभी आधिकारिक रूप से उसको हर एक राज्य के चीफ सेक्रेटरी को अवगत भी कराया गया है। उसके लिए निर्देश जारी भी कर दिया गया है और आज से लेकर अगले 7 दिनों तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कल रात में शोक संदेश भेजा था। आज बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद, जब दिन होगा 10 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं। अभी समय निर्धारित नहीं है लेकिन आने वाले हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री भी आएंगे उनको शोक व्यक्त करने और संभव है कि देश की राष्ट्रपति भी उनको शोक व्यक्त करने आए। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से संवेदना जो व्यक्त की गई है, निश्चित तौर पे मनमोहन सिंह का जो कद था और जो उनकी एक हैसियत थी, उसको देखते हुए जो उनकी एक लोकप्रियता थी, जो आम वर्ग में उनकी एक जो पकड़ थी, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उनको जितना बेहतरीन विदाई हो सकता है उसको देने का योजना बनाया है। केंद्र सरकार के तमाम जो आज कार्यक्रम थे और कल कार्यक्रम थे, उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। देखना ये होगा कि दिल्ली में भी प्रधानमंत्री का 29 तारीख को एक प्रोग्राम था। वो मेट्रो के एक नए फेज का शुभारंभ करना था, उनको फाउंडेशन करना था, माफ कीजिएगा, उसको करते हैं या नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर जितने राजनीतिक या सरकारी कार्यक्रम थे उनको कैंसिल करने की घोषणा की गई है। आज तमाम राज्यों से भी ये खबर आ रही है कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जितने कार्यक्रम थे वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर को देखने के लिए और चूंकि ये बात जगजाहिर है और पूरी दुनिया जानती है कि जो आज का भारत है, इसके निर्माणकर्ता के रूप में अगर याद किया जाएगा किसी को तो मनमोहन सिंह को किया जाएगा। 1991 में जो उदारीकरण जिस तरह से उन्होंने किया था, उसको कभी ये देश
भूल नहीं सकता। और इसी बाबत जिस तरह का एक उच्च स्तर का एक शोक संदेश, एक शोक संवेदना व्यक्त किया जाना चाहिए, पूरा देश कर रहा है। और जो केंद्र सरकार है, भले ही विपक्षी दल के लोग हैं, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि मनमोहन सिंह ने इस देश के साथ क्या किया, और उनको जो शोक संवेदना है उसी स्तर का दिया जाना चाहिए। लिहाजा सारे नेतृत्व, सारे नेता यहाँ आज उनके पार्थिव शरीर को देखने आएंगे। देखना ये होगा कि इनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर जब ले जाया जाएगा तो कितना समय लग रहा है। चूंकि इनकी पुत्री एक विदेश में है, उनको आने में समय लग रहा है, इसलिए इनका अंतिम संस्कार जो है कल किया जाएगा। लेकिन आज जो है नेताओं का, तमाम देश के जितने डिग्निटरीज हैं, तमाम अक्रॉस द पार्टी, वो सब इनके घर पहुंचेंगे और इनको शोक, श्रद्धा और पुष्प अर्पित करेंगे। तो आज पूरे दिन में अभी सुबह के 7 बजे हैं, अभी तो पौ फटा है और अभी तक कोई हलचल नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 8 बजे के बाद यहाँ पे डिग्निटरीज का आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, रजनीश रंजन के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं मनमोहन सिंह के आवास से। रजनीश, परिवार को लेकर क्या जानकारी मिल रही? मनमोहन सिंह के परिवार के कौन कौन से सदस्य इस वक्त मौजूद हैं, उनसे कौन कौन मिलने पहुंचा है अभी तक? देखिए, मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनके अलावा उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें एक बेटी अमेरिका में रहती हैं और वो अभी दिल्ली नहीं पहुंची हैं। ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक वो दिल्ली पहुंचेंगी और उसके बाद कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि कल रात को जब कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पर आए, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल ने बाहर आकर ये जानकारी दी कि अंतिम संस्कार कल यानी शनिवार को होगा और शनिवार को ही मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो AICC मुख्यालय 24 अकबर रोड पर ले जाया जाएगा। वजह यही है कि उनकी एक बेटी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है और जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके पिता अब नहीं रहे, वो तुरंत वहाँ से निकल चुकी हैं और आज किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुँचेंगी। आपको बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे अब हलचल बढ़ने लगी है। तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं। चूँकि VIP मूवमेंट अब यहाँ पर होगा, आज दिन भर तमाम लोग, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देंगे, उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर जो रूट है वो बड़े नेताओं के लगने अब शुरू हो गए और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जो चौकसी है वो भी बढ़ती जा रही है। सामने बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और ये बताया जा रहा है, जैसा अभी अमोद जी बता रहे थे, कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ सकते हैं, राष्ट्रपति के आने का कार्यक्रम यहाँ पर बन सकता है और यूनियन कैबिनेट के तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और BJP के अध्यक्ष JP नड्डा भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इनके अलावा कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। करीब 10 बजे के बाद यहाँ पे तमाम VIPs के पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा। आज पूरे दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर में ही रहेगा और कल उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। सबसे पहले यहाँ से अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा। करीब 2 से 3 घंटे पार्थिव शरीर वहाँ पर रहेगा और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शमशान भूमि तक होगी और वहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, आप रजनीश हमारे साथ बने रहिए, हम आप दोनों से बातचीत करते रहेंगे। और देखिए, 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर सदन में आए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ में क्या कहा था, सुनते हैं। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है,
वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा, यह आपने सुना। राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, इस वक्त मौजूद। राजेश जी, हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे। क्या हम मनमोहन सिंह के राजनीतिक व्यक्तित्व को इस तरह से हम आंक सकते हैं कि आलोचना भले ही हुई हो मनमोहन सिंह की, लेकिन मनमोहन सिंह के प्रति सम्मान सबके मन में रहा है, बराबर रहा है? देखिए, ये किसी भी जनतंत्र का सबसे मूल जो मंत्र है वो ये है कि आलोचना, जो फैसला करने वाले लोग हैं, वरना राजतंत्र और जनतंत्र में फर्क क्या रहेगा? फैसला करने वाले लोगों को की स्क्रूटिनी वो जनता करे, जनता के चुने हुए विपक्ष के प्रतिनिधि करें, मीडिया करे, ये एक स्वस्थ जनतंत्र में होता है। मनमोहन सिंह की आलोचना हुई, कोई इसमें बुराई नहीं है, प्रधानमंत्री थे, उनकी आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए? वो फैसला कर रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला प्रधानमंत्री करता है, उसको स्क्रूटिनी होनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अभी बात की, आपके चैनल में दिखाया, उस कितनी गरिमामय बात उन्होंने कही। वो प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के मनमोहन सिंह हैं। इससे मनमोहन सिंह का ओहदा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का खुद का ओहदा, उनकी गरिमा बढ़ी है। हालांकि इतने काइंड वो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के प्रति नहीं रहे। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, आज उसकी बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन जो सादगी की बात आपने थोड़ी देर पहले उठाई थी, परिवार की बात आपने उठाई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार, उनकी पत्नी, उनकी 3 बेटियां, उसको इश्तिहार के तौर पर, सादगी को इश्तिहार के तौर पर कभी उन्होंने सामने नहीं लिखा। कोई टीवी कैमरा डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के पीछे पीछे नहीं गया कि साहब ये देखिए कितनी सादगी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाती हैं और पढ़ाती हैं उनकी बेटी, और उनकी घरेलू महिला जो है उनकी पत्नी हैं। कोई ऐसा कभी किसी ओकेजन में अगर मिल गए तो वीडियो उनका दिख गया, वरना उसको प्रचार के तंत्र के या एक मुद्दे के तौर पर कभी उन्होंने पेश नहीं किया। ये मुझे लगता है एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी की जो गहराई है उससे ये झलकती है। बिल्कुल। और आज हर व्यक्ति उन पहलुओं को, उनके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को याद कर रहा है। और जो परिवार का आपने जिक्र किया, जो सादगी का जिक्र किया, वाकई में मनमोहन सिंह के जीवन की एक बड़ी विशेषता तो ये सबने महसूस की है। वैसे तो मनमोहन सिंह बेहद ही कम बोलते थे, लेकिन संसद के अंदर बेहद ही शायराना अंदाज में विपक्ष को उन्होंने जवाब भी दिए हैं। आइए सुनते हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। राजेश सर, ये एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा मनमोहन सिंह का,
और जो पार्टी के संगठन के साथ उनके संबंध रहे उस दौरान, उसको आप कैसे देखते हैं? एक बार तो मनमोहन सिंह ने गठबंधन धर्म की मजबूरियां तक कह दी, मतलब कई बार वो बहुत ही शालीनता से बड़ी बेबाक बात कह भी जाते थे। तो इसको आप, इस इक्वेशन को, इस ताने बाने को कैसे देखते हैं? एक तरफ उनको सलाह मिलती थी सोनिया गांधी की तरफ से, दूसरी तरफ वो सरकार गवर्न करते थे, राहुल गांधी भी बीच में थे, और इसके बीच में मनमोहन सिंह कड़े फैसले भी लेते थे। मैं आपके इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में दूंगा। पहले मैं उस शेर पे आता हूँ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़िमा हमारा। ये अल्लामा इकबाल का शेर है और बहुत फेमस उनकी नज़्म है। ये राजनीति का वो दौर था जब अल्लामा इकबाल की नज़्म को, शेरों को कोट करने से कोई आदमी राष्ट्रद्रोही नहीं कहलाया जा सकता था। इतनी खुली छूट प्रधानमंत्री लेता था कि वो पार्लियामेंट में ये कहे, ये उस वक्त की एक खासियत थी। दूसरी बात जहां आपकी ये है कि फैसला करने वाली बात, मनमोहन सिंह वाकई बहुत विनम्र थे, खामोश रहते थे, पक्ष विपक्ष दोनों को साथ लेके चलते थे, लेकिन जब वो तय कर लेते थे कि हाँ ये काम करना है, उस वक्त फिर वो ये नहीं देखते थे उनकी सरकार बचेगी या रहेगी। जैसे एक मुद्दा इंडो यूएस न्यूक्लियर डील था 2007 में। उस वक्त आप सबको याद ही है, वामपंथी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये सरकार को समर्थन दे रही थी और सरकार माइनॉरिटी सरकार थी। जब वामपंथी पार्टियों ने, प्रकाश करात उस वक्त शायद जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले तो बहुत ये सब बातचीत चलती रही, आखिर में शायद अगस्त 2007 में उन्होंने कैलकाटा के अखबार द टेलीग्राफ को इंटरव्यू देकर के सीधे सीधे कहा, इफ़ दे वांट टू विदड्रॉ सपोर्ट सो बी इट। अब ये आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज भी कोalition सरकार चल रही है। उस वक्त उन्होंने इसकी बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया, वापस लेना है तो लीजिए, लेकिन हम इस न्यूक्लियर डील को करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो गठबंधन की एक सरकार थी, उसको चलाना भी आसान काम नहीं। हमने देखा है कि कई दौर में गठबंधन सरकारें कैसे फंक्शन करती रहीं, लेकिन मनमोहन सिंह ने 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरे किए। और देखिए, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। सादा जीवन, उच्च विचार को अगर किसी राजनीतिज्ञ ने जिया हम मेरे जिंदगी में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। इस देश में एक आर्थिक क्रांति लेके आए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों, या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हो। राजेश जोशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, एक चीज मैं कहूंगा कि जरा इस पे भी आप प्रकाश डालिए। देखिए, चुनाव एक ऐसा वक्त था जब मनमोहन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। 2004 तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 2009 का चुनाव तब था जब सरकार जनता के बीच गई थी। मनमोहन सिंह 5 साल नेतृत्व कर चुके थे और सामने कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी जैसा पॉपुलर और जन नेता कह लीजिए, क्योंकि आंदोलनों से जुड़े रहे थे। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह का चेहरा था जो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे। तो इस फाइट को और इसमें मनमोहन सिंह के चेहरे की जीत को आप कैसे एसेस करेंगे? देखिए, ये बात बहुत ही आम फहम है कि मनमोहन सिंह कभी मास लीडर, जन नेता नहीं रहे।
दक्षिणी दिल्ली से शुरुआत में पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो चुनाव हार गए थे, उनको राज्यसभा के ज़रिए संसद में लाया गया, ये तथ्य है। 2004 में वो एक उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, 2004 में वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन 4 से और 9 तक जो 5 साल में जो कुछ काम हुए उसमें मनमोहन सिंह तो जाहिर सी बात है आगे थे, उसमें सोनिया गांधी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। जितने भी ये एक बहुत सारे जो प्रो पीपल चीज़ें थी, मनरेगा जैसे है, ये सब चीज़ें इनका असर हुआ और ऐसा लगा कि हालांकि जो लिबरलाइजेशन के पक्षधर लोग थे मीडिया में भी और मीडिया के बाहर, उन्होंने इसकी बड़ी आलोचना की कि मुफ्त में दे रहे हैं, मनरेगा की भी आलोचना हुई, लेकिन उससे एक जो है इमेज बनी कि कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में प्रो पीपल फैसले ले रही है। उसका असर 2009 में हुआ और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मेन विपक्ष था उसके पास कोई ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं था जिसकी ऑल इंडिया अपील बन चुकी हो, जो लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब हो। LK आडवाणी ज़रूर हिंदू हृदय सम्राट उनको कहते थे, लेकिन वो अपनी पारी लगभग खेल चुके थे और उससे पहले वो चुनावी दंगल में हार चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी कहें या वो दोनों लोग। तो नरेंद्र मोदी का उभार 2012 में, उससे पहले 2009 में कांग्रेस की गिरावट, ये देखिए दोनों एक तरह से साथ साथ होते हैं। कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, यूपीए गवर्नमेंट चारों तरफ से घिर गई थी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हुए हों, और उन दिनों तमाम जितनी भी चीज़ें आती थी भ्रष्टाचार की बात आती थी। और मनमोहन सिंह की एक कमजोरी ये कहा जाए, ही कुड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ एंड हिज गवर्नमेंट प्रॉपर्ली। बिल्कुल, और जो यूपीए 2 के दौरान मनमोहन सिंह के ऊपर विपक्ष के और खासकर मीडिया के भी सवाल उठे, उसने बड़ी स्थिति को बदला भी, जैसा आप बता भी रहे थे। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम देखिए एक एक तस्वीर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी 20 अनसुनी कहानियां हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। नरसिम्हा राव ने जब मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का जिम्मा सौंपा था, तब कहा था कि अगर ये मॉडल सफल हो गया तो क्रेडिट और श्रेय हम दोनों को मिलेगा, लेकिन अगर ये मॉडल विफल हुआ तो सारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री बनते ही LPG मॉडल नरसिम्हा राव के सामने रखा। उस मॉडल का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब अपना पहला बजट पेश किया था तो विपक्ष की आलोचना से डॉक्टर मनमोहन सिंह आहत हो गए थे और वो इस्तीफा भी देना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को ये बात पता चली तो उन्होंने नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को फोन कर पूरी कहानी बताई। इसके बाद अटल जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को समझाया कि उनकी आलोचना राजनीतिक है। 2004 में यूपीए की जीत के बाद सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे करके सबको चौंका दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक देश का नेतृत्व किया। वो देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। भारत US न्यूक्लियर डील पर मुहर लगवाने के लिए उन्होंने लेफ्ट पार्टियों के विरोध की कोई परवाह नहीं की, जबकि सरकार उनके समर्थन से चल रही थी, जो अमेरिका के साथ परमाणु करार के कड़े विरोधी थे। लेफ्ट के विरोध के बावजूद उन्होंने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की। 2009 में मनमोहन सिंह दूसरी बार PM बनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने शर्त रखी थी कि बतौर प्रधानमंत्री जब कार्यकाल पूरा करने का मौका मिलेगा तभी दोबारा पद संभालेंगे। 3 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर PM आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा पत्रकारों के 62 सवालों के जवाब दिए थे। मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार PM बनने का मौका मिला। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। उन्होंने 1991 से 2019 तक असम और 2019 से 2024 तक राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पहचान एक राजनेता से कहीं अधिक एक कुशल
अर्थशास्त्री के तौर पर बनाई। उन्होंने अपनी समझ और सूझबूझ से न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से बाहर निकाला, बल्कि दुनिया के लिए उद्धारण के दरवाजे खोलकर भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने का रास्ता साफ किया। उन्नीस 1970 और 1980 के दशक में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत सरकार में कई प्रमुख पदों पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख के तौर पर काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को शुरू किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दर्ज है। 1987 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 2010 में उन्हें सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और 2014 में जापान के ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलोनिया फॉलोवर्स से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ था। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो पाकिस्तान में काफी चर्चा हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पैतृक गांव गाह में एक गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है जिसका नाम वहां की सरकार ने मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है। 2008 की आर्थिक मंदी के झटकों से भी उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को उबारा था। प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। साल 2005 में उन्होंने मनरेगा लागू किया। इस स्कीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। इसके तहत हर ग्रामीण परिवार को रोजगार की गारंटी मिली और साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ। साल 2005 में ही सूचना का अधिकार कानून को भी पारित किया गया था, जिसने सरकारी कामों में पारदर्शिता को बढ़ाया। इस कानून के तहत जनता को सरकार के फैसलों और नियमों से जुड़ी किसी भी जानकारी को हासिल करने का अधिकार है। 2009 में नागरिकों के लिए आधार योजना लागू किया। आधार योजना ने हर भारतीय नागरिक को एक यूनिक पहचान दिलाई, जिससे लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने आर्थिक विकास की ऊंची दर हासिल की। 2004-2008 के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8% से अधिक रही। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के इंजीनियर रहे हैं। उन्होंने लाखों भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो ये 20 कहानियां हमने आपको दिखाई मनमोहन सिंह से जुड़ी। राजेश जी, अब अभी अगर हम देखें, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चल रहा है और ये बहुत, अगर देखा जाए, स्ट्रेस रहता है, इस पे डिबेट रहती है कि फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति जो है, इसमें बड़े बदलाव हुए हैं इस दौरान। लेकिन मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे, विदेश नीति या जो दुनिया में कुछ जो भी चुनौतीपूर्ण होता रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस समय दुनिया में कुछ घटित नहीं हो रहा था, बहुत कुछ दुनिया में उस समय भी हो रहा था। तो मनमोहन सिंह का जो आउटलुक है, उनके गवर्नमेंट रन करने का तरीका, जो आउटलुक है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? मनमोहन सिंह के सामने जितनी चुनौतियां थी, उसमें आर्थिक चुनौती तो थी ही। देश को एक बहुत ही रिसेशन भी आया था उस दौरान। हाँ, वो 2007-8 के बाद। बिल्कुल नहीं, उनके सामने आर्थिक चुनौती तो थी ही थी, लेकिन विदेश नीति की चुनौती उनके सामने ये थी कि भारत को, हम लोग जब छोटे थे बचपन में, रूस जो है सबसे बड़ा हमारा दोस्त था, ऐसा हम सबको स्कूलों में और हर जगह बताया जाता था। भारत को हालांकि नॉन अलाइंड था, लेकिन यूएसएसआर के खेमे में माना जाता था। मनमोहन सिंह ने वो असंभव काम करके दिखाया कि हिंदुस्तान के जहन से, लोगों के जहन से रूस की बजाय अमेरिका को वहाँ स्थापित कर दिया, और ये बाकायदा उनका प्लान था। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो यहाँ आए, उस वक्त एक सर्वे हुआ तो 60% हिंदुस्तानियों ने कहा कि वो अमेरिका के सपोर्टर्स हैं। ये काम बदस्तूर, इनके उसका क्रेडिट जो है वो माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है, क्रेडिट कहिए या जो भी कहिए, तो बदल दिया। एक मैं उदाहरण देता हूँ अगर आपके पास समय है। जी जी। मैं 2005 में न्यूयॉर्क गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कवर करने के लिए। बहुत ही क्रूशियल वो मौका था जब हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में अपना दावा था कि परमानेंट सीट हमें मिल जाए। हालांकि वो मिली नहीं, खैर वो एक अलग बात है। उस वक्त पाकिस्तान के डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ
और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुलाकात हुई थी। मैं विटनेस मतलब तमाम रिपोर्टर्स के साथ वहाँ पे था। अंदर क्या बातचीत हुई ये हमें नहीं मालूम था, लेकिन हमसे ये कहा गया कि फ़ोटो ऑप के लिए आप दोनों लीडर से बातचीत के बाद मुलाकात कीजिए। तो मैंने देखा कि भारत और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह और जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के चेहरे पर थोड़ा तनाव दिख रहा था, हालांकि हमको ये लगा कि उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, सबड्यूड रहते हैं और वो ऐसे ही होंगे। बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि वो बहुत हार्श थे, वो चिल्लाए डॉक्टर मनमोहन सिंह पे और बहुत ही कटुतापूर्ण बातें उन्होंने कहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने संजीदा इंसान थे कि उन्होंने अपना काम, अपना जो है टेम्पर लूज़ नहीं किया। और बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, अगर मुझे गलत याद नहीं है, अपनी किताब में इस बात को कहा कि आई वॉज अ लिटिल मोर हार्शर दैन आई शुड हैव बीन। तो ये मनमोहन सिंह की जो है खूबी है कि अपने विरोधियों के हमले के सामने भी वो बहुत ही खामोश रह सकते थे, और उसके बाद में जब फैसला करना होता था तो फैसला वो वही करते थे जो उनको पसंद आता था। तो बेसिकली अगर देखा जाए निर्णय लेने के मामले में मनमोहन सिंह को जरूर याद किया जाएगा। स्थितियां चाहे जैसी भी हों, वो निर्णय ले पाते थे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे नेता या लीडर के रूप में उनको देखा जाएगा। राजेश जी, एक चीज जरा इस पर भी आप प्रकाश डालिए। मनमोहन सिंह एक ऐसे अर्थशास्त्री के रूप में थे, जैसा आप बता भी रहे थे, कि उदारीकरण लेके आए, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस दिशा में भारत को उन्होंने बढ़ाया। अमेरिका की तरफ जो पूंजीवादी सोच थी उसकी तरफ थोड़ा भारत का झुकाव बढ़ता है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसीज हैं उस तरफ सरकार के निर्णय ज्यादा होते हैं। वो चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, इन सब योजनाओं को वो लेकर आते हैं जिसका बजट सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। ये विरोधाभास है या फिर ये क्या है, इसको कैसे आप देखेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई विरोधाभास है, क्योंकि मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उस वक्त काम कर रहे थे और यूपीए, उसमें सोनिया गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। बल्कि ये कहा जाता था रिमोट से वही चलाती है मनमोहन सिंह को। ये थोड़ा सा हार्श असेसमेंट है और ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह का अपना कोई फैसला होता ही नहीं था। लेकिन सोनिया गांधी, ये जो प्रो पीपल जिसको कहते हैं फैसले, उसमें सोनिया गांधी की भूमिका बहुत थी। उससे पहले वामपंथी पार्टियों का दबाव रहता था तो उनकी तरफ से प्रेशर आता था। अगर फ्री हैंड मनमोहन सिंह को मिलता तो वो करते। दो चीज़ें देखिए, उनका असेसमेंट जो है वो अभी होना बाकी है, और ये वो मौका नहीं है कि उनकी आलोचना बिल्कुल उस तरह से की जाए जैसे कि होनी चाहिए। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं बात करूंगा, अगर आपके पास समय है तो बाद में आइएगा। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, बात पूरी। तो दो चीज़ें जो हैं, जो मनमोहन सिंह ने एक तो प्रो पीपल फैसले किए, चाहे वो वामपंथी पार्टियां और सोनिया गांधी और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, कुछ एक ग्रुप बनाया था जिसमें जॉन द्रेज वगैरह वगैरह लोग थे, जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन ये सब चीज़ें की थी। लेकिन उसके साथ ही मनमोहन सिंह के दौर में ही भारत में जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है उसकी कमर टूटी। आज आपको कहीं इंटक, एटक, बीएमएस का भी कहीं कुछ नाम कम सुनाई देता है, इनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं सुनाई देती हैं। अखबारों में, मीडिया हाउसेस में, हर जगह ट्रेड यूनियन ख़त्म हो गई है। इसका अगर कुछ भी श्रेय या जिम्मेदारी है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज़ को है। उन्होंने एक तरह से इररेलेवेंट कर दिया इन तमाम जो नेगोशिएटिंग पावर थी मजदूरों की, उसको इररेलेवेंट कर दिया। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा एडिटर्स को बुला के कि वो नहीं चाहते कि भारत के कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, यानी एग्रीकल्चर से किसानों को हटा करके उनको अर्बन एरियाज़ में लाया जाए। ये बाकायदा उनको कहना था, यानी कि जो लैंड है, जो ज़मीन है, जो छोटे छोटे किसानों के हाथ में है, उसको फ्री अप करके कम से कम लोगों को उसकी जिम्मेदारी दी जाए, कम से कम लोगों को ज़मीन सौंपी जाए और एम्प्लॉयमेंट जो है शहर में आकर के करें। ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही, हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, हिंदुस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी ये सोच थी अगर फ्री हैंड मिलता और वो एक तरह से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता तो शायद इसको इम्प्लीमेंट करते। छोटे छोटे किसानों से ज़मीन लेके बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको देने की जो सोच है, जो आज भी है, जो 3 कृषि कानून लगे थे वो इसी तरह से था,
वो मनमोहन सिंह के ज़माने में इसमें कोई डाइकोटोमी नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, इसमें एक तरह से सोचते हैं ये लोग। तो ये मनमोहन सिंह की सोच थी। बिल्कुल, लेकिन अगर इन टोटलिटी देखा जाए तो मनमोहन सिंह के जो पॉलिसी से रिलेटेड फैसले थे, निर्णय थे, उनका लाभ देश को मिला है। और देश की, चाहे वो आर्थिक विकास की बात करें हम, चाहे ओवरऑल जो देश के आम नागरिकों के डेवलपमेंट की बात करें, उस पर उसका इम्पैक्ट दिखता भी है। आज की भी सरकारें ये मानती हैं।